नमस्कार दोस्तों, सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग केंद्र में। मैं हूं आपकी दोस्त आहूंग। आज हम सभी देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सभी इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न संस्कृतियों और देशों के लोग योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। योग सत्र स्टेडियम, पार्कों व विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन सभी लोगों में योग के फायदे को लेकर शिक्षित किया जाता है और सेमिनार आदि का भी आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं योग के बारे में। योग केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से अन्य भागों में भी लोकप्रिय हो गया है। योग अभ्यासों से संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास होता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम योग के बारे में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो, उससे अतिशीघ्र फल प्राप्ति होंगी। यह है यथार्थ आत्म उन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस और इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त करता है वह अंश को भी प्राप्त कर सकता है। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है जिसका उद्भव भारत में हुआ। अब इसे विश्व भर में विज्ञान की एक शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम की एक स्वस्थ शैली के रूप में स्वीकार कर रही है। यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परंतु यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। एक सामान्य जन के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान के अभ्यास है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त और भावनात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। यह अंततः व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए आधार तैयार करता है। आइए जानते हैं योग क्या है। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है जिसका अर्थ मिलाना और जोड़ना होता है। इसे शारीरिक, मानसिक और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है और साहित्य में इसका प्रयोग लक्ष्य के साथ साथ साधन के रूप में भी किया जाता है। लक्ष्य के रूप में योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न प्रक्रियाएं और तकनीकी शामिल होती है जो इस प्रकार के विकास के प्राप्ति के लिए काम में लाई जाती है। यह प्रक्रिया और टेक्निक योगिक साहित्य के साधन है और ये मिलकर योग के रूप में जाने जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, यह हम सब जानते हैं, परंतु यह अधिकार व्यक्तिगत, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से पर्यावरणीय या सामाजिक कारकों के साथ साथ हम एक बेहतर रोग प्रतिरक्षा तंत्र और अपनी बेहतर समाज विकसित कर सकते हैं जिससे कि अन्य परिस्थितियों पर हम बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव ना डाल पाए और हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य एक सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त होना ही नहीं है बल्कि इसमें विशिष्ट कारकों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता तथा रोगों के लिए सामान्य प्रतिरक्षा की समुचित मात्रा के विकास के साथ साथ स्वस्थ होने की ऊर्जावान अनुभूति भी शामिल है। इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि हमें विशाल क्षमता है। योग उपचार से सर्वाधिक शक्तिशाली औषधारहिक तंत्रों में से एक है। स्वास्थ्य की इसकी अपनी एक अवधारणा है जिसे बहुत से लोगों ने वैज्ञानिक रूप से समझा है और प्रस्तुत किया है। योग को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली के रूप में अपनाया जा सकता है। शारीरिक स्तर पर योग बल, सहन शक्ति, क्षमता और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत एकाग्रता, शांति और संतोष के साथ सशक्त भी बनाता है जो आंतरिक और बाह्य सामंजस्य प्रदान करता है। इस प्रकार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है।
भारत में योग का उद्भव हजारों वर्ष पूर्व हुआ। इसकी उत्पत्ति सुख प्राप्त करने और दुखों से छुटकारा पाने की विश्वव्यापी इच्छा के कारण हुई। योगिक जनश्रुति के अनुसार शिव को योग का संस्थापक माना गया है। 2700 ईसा पूर्व पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी मुद्राएं और जीवों के अवशेष संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में योग प्रचलन में था, परंतु योग का व्यवस्थित उल्लेख पतंजलि के योग दर्शन में मिलता है। महर्षि पतंजलि ने योग के अभ्यासों को सुव्यवस्थित किया। पतंजलि के बाद बहुत से योगियों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया और इसके परिणाम स्वरूप योग अब पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी क्रम में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 सदस्यों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने को प्रस्ताव पारित किया। आइए अब हम बात करते हैं यौगिक अभ्यास के क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। यौगिक अभ्यास की समझ विकसित करना और इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना, बच्चों में स्वास्थ्य आदतें और जीवन शैली विकसित करना, बच्चों में मानवीय मूल्य विकसित करना और यौगिक अभ्यास द्वारा शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना। आइए हम बात करते हैं सामान्य योगाभ्यास के बारे में। योग बहुत से अभ्यास जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सत्कर्म, मुद्रा, बंध धारणा, ध्यान प्रस्तुत करता है। यह हम उन अभ्यासों पर बात करेंगे जो सामान्यतः उपयोग में लाया जाते हैं। यम और नियम, यह नियमों के प्रारंभिक नियमावली है जो हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में हमारे व्यवहार से सरोकारी रखती है। यह नैतिकता और मूल्यों से भी संबंधित है। अगर हम आसन की बात किया जाए तो आसन का अर्थ है एक विशिष्ट मुद्रा में बैठना जो आरामदेह हो और जिसे लंबे समय तक स्थिर रखा जा सके। आसन शारीरिक, मानसिक दोनों स्तरों पर स्थायित्व और आराम देते हैं। आसनों का अभ्यास करने के लिए कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। आसन सामान्यतः खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल व कमर के बल लेट के अनुक्रम में अभ्यास में लाया जाते हैं। यद्यपि अन्य इसका क्रम में विभिन्न भी हो सकता है। आसनों को शरीर और श्वास की जानकारी के साथ करना चाहिए। श्वास और शरीर के अंगों की गतिशील के मध्य समन्वय होना चाहिए। सामान्य नियम के रूप में शरीर के किसी भाग को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर भरे और नीचे लाते समय श्वास बाहर छोड़े। अभ्यास करने वालों को सभी निर्देश का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और उन्हें पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करना चाहिए। अंतिम स्थिति चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करनी चाहिए और शरीर के भीतर आंतरिक सजगता से उसे बंद आंखों के साथ बनाए रखना चाहिए। आसनों की अंतिम अवस्था को जब तक आरामदेह हो बनाए रखना चाहिए। आसन का अभ्यास नियमित करना आवश्यक है। काफी समय तक नियमित और आधारित प्रयास वाले प्रशिक्षण के बाद ही आपका शरीर आपका आदेश सुनना प्रारंभ करता है। यदि किन्हीं कारणों से नियमितता में बाधा आती है तो जितना जल्द हो सके अभ्यास पूर्ण शुरू कर देना चाहिए। प्राणायाम में श्वास की तकनीक है जो श्वास या श्वास प्रक्रिया के नियंत्रण से संबंधित है। प्राणायाम प्रचलित रूप से यौगिक श्वसन कहलाता है जिसमें हमारे श्वास प्रतिरूप का उचित नियंत्रण है। प्राणायाम श्वास तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जो व्यक्ति द्वारा श्वास के माध्यम से ली गई वायु की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। यह श्वास की लय और पूर्णता पर भी निर्भर करता है। प्राणायाम द्वारा अभ्यासकर्ता के श्वसन, हृदय वाहिका और तंत्रिका तंत्र लाभकारी ढंग से कार्य करते हैं जिससे उसे भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्राणायाम के 3 पहलू होते हैं जिन्हें पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं। पूरक नियंत्रित अर्ध श्वास है, रेचक नियंत्रित उच्च श्वासन है और कुंभक श्वसन का नियंत्रित धारणा यानी कि रोकना होता है। प्राणायाम करने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश को समझना चाहिए। प्राणायाम यथासंभव आसन करने के बाद करना चाहिए। शीतली और शीतकारी के सिवाय प्राणायाम में श्वास नाक द्वारा ही करना चाहिए। अगर हम मुंह के द्वारा प्राणायाम करते हैं तो ये हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। प्राणायाम करते समय चेहरे की मांसपेशियां, आंखों, कानों और गर्दन, कंधों या शरीर के किसी अन्य भाग में तनाव नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करते समय चेहरे की मांसपेशियां, आंखों, कानों, गर्दन, कंधों या शरीर के किसी अन्य भाग में तनाव नहीं होना चाहिए। प्राणायाम करते समय आंखें बंद रहनी चाहिए। प्रारंभ में व्यक्ति को श्वसन के सामान्य प्रवाह के बारे में सजग रहना चाहिए।
अब हम बात करते हैं प्रत्याहार। योग के अभ्यास में मस्तिष्क पर नियंत्रण करने हैं तो प्रत्याहार का अभिप्राय इंद्रियों के संयम से है। प्रत्याहार में ध्यान बाह्य वातावरण के विषय से हटाकर अंदर की ओर लाया जाता है। आत्मनिरीक्षण, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कुछ ऐसे अभ्यास है जो प्रत्याहार में मदद कर सकते हैं। बांध और मुद्रा क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। बांध और मुद्रा ऐसे अभ्यास है जिसमें शरीर की कुछ अर्ध स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण शामिल होता है। यह अभ्यास स्वैच्छिक नियंत्रण बढ़ाते हैं और आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं सत्कर्म क्रिया यानी कि शरीर का शुद्धिकरण यानी कि शुद्धिकरण अभ्यास। सत्कर्म का अर्थ है 6 प्रकार के कर्म या क्रियाएं। यह क्रिया का अर्थ कुछ विशिष्ट कार्यों से है। सत्कर्म में शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो शरीर के विशेष अंगों से विजातीय तत्वों को बाहर निकालकर शुद्ध करती है। शुद्धिकरण शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हठ योग के पतन सामग्री में 6 शुद्धिकरण प्रक्रिया वर्णित है। यह है नेति, दोति, वशिष्ठ, त्राटक, नेली और कपालभाति। जलवायु या शरीर के कुछ अंगों के जोर तोड़ से इसका लाभकारी उपयोग अंतरिक्ष अंगों या तंत्रों को साफ करने हेतु किया जाता है। देखिए शुद्धिकरण अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। क्रियाएं काली पेट करनी चाहिए, अतः बेहतर है कि इसे प्रातः काल यानी कि सुबह के समय किया जाए। क्रियाएं किसी विशेषज्ञ के देखरेख में करनी चाहिए। प्रत्येक क्रिया करने का एक विशेष तरीका होता है, उसे सुनिश्चित रूप से ठीक उसी प्रकार करना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं जैसे जल, नमक, वायु प्रत्येक क्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ध्यान। ध्यान एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर तथा मन को एकाग्रचित करने में सहायता करता है। ध्यान में एक वस्तु जैसे नाक का अग्रभाग, भूमध्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह व्यक्ति में स्वस्थ होने की भावना विकसित करती है तथा हमारे स्मरण शक्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। ध्यान के अभ्यास के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। आसनों और प्राणायाम का अभ्यास ध्यान में काफी लंबे समय तक एक ही अवस्था में बैठने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए शांत स्थान का चयन करें। अंतरिक्ष सजगता में प्रवेश करने के लिए आंखें सरलता से बंद कर ले। ध्यान के अभ्यास के दौरान बहुत से विचार, स्मृति एवं संवेग उत्पन्न होते जो दिमाग में आते हैं, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करे। प्रारंभ में सामान्यतः श्वास पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। यदि मन इधर उधर भटकता है तो अपने को दोषी न समझे। धीरे धीरे दृढ़ अभ्यास से आपका ध्यान आपके श्वास पर केंद्रित हो जाएगा। जब आप इस प्रक्रिया में कुछ समय संलग्न रहते हैं तो आपको पूर्ण शरीर की एक अमूर्त और अविश्रित अनुभूति होती है। आप संपूर्ण शरीर की सजगता के साथ ध्यान जारी रखें। किसी कठिनाई में श्वास की सजगता में लौट आए। योग अभ्यासों से संपूर्ण स्वास्थ्य का विकास होते हैं। योग का विशेष रूप से अर्थ शरीर और मन का जुड़ाव है। यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के उन्नयन और रख रखाव में योगदान करता है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुधारते हैं। यह शरीर के सभी तंत्रों के बेहतर ढंग से कार्य करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार योग व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण के लिए सहायक है। आपने विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को विविध योगाभ्यास जैसे आसन और प्राणायाम करते देखा है। योगाभ्यास बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। योग तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमने योग के बारे में बात की। आइए आज के इंटरनेशनल योगा डे के कार्यक्रम में योगा के फायदे के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हैबोजेलिया गामे जी। आप है फॉर्मर इंस्ट्रक्टर हाफलोंग पुलिस स्टेशन और वर्तमान समय में आप असिस्टेंट टीचर चाइकम एलपी स्कूल दिमा हासाओ असम के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आहोंग। सबसे पहले आप सभी को योगा दिवस के शुभकामनाएं देती हूँ। जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है। आज योग के फायदे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि योग क्या है। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। योग एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल या डिसिप्लिन है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योगा वर्ड्स संस्कृत शब्द योग से आया है जिसके मतलब
to join, to योग or to unite. योगा एक आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग है. योगा प्रैक्टिस से हमारे शरीर, मन और स्पिरिट को जानने के प्रयास कर सकते हैं. जी थैंक यू. जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि योग क्या है. हमारे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है. हाँ जी. हाँ, हम और जानना चाहेंगे आपसे कि हमें योग क्यों करना चाहिए. योग करने से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे स्ट्रेस फ्री करवाते हैं, लेजी कम करवाते हैं, बीमारी से दूर रखते हैं और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और हमारे दिमाग को भी शांत रखने के साथ साथ कंसंट्रेशन अच्छा होता है. इसीलिए हम सभी को योगा प्रैक्टिस करना चाहिए. जी, और कहा जाता है कि योग की शुरुआत प्राचीन समय से है, प्राचीन समय से होते आ रहा है. लेकिन हम जानना चाहेंगे कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 5000 ईयर्स पहले योग का शुरुआत हुई है. जी योगा शब्द को सबसे पहले ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है. जी, योग की शुरुआत हुई है ऋग्वेदा में. तो ये योग का जन्मदाता किसे माना गया है. हाँ जी, योग का जन्मदाता महर्षि पतंजलि को माना गया है. जी, यही पतंजलि के नाम से रामदेव बाबा जी अपना योग भी चला रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल. योग या व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ पहुंच सकता है. योग प्रैक्टिस करने से कई फायदे होते हैं, जैसे जिम करने से सिर्फ हमारे शरीर स्वस्थ रहते हैं, वही योग करने से हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी शांत रखता है. जैसे मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री लाइफ, शरीर की थकान को दूर करना, रोग मुक्त शरीर, फ्री फ्रॉम इलनेस, वजन पर काबू, वेट कंट्रोल इत्यादि. जी, यानी कि योग के बहुत से फायदे हैं. हाँ जी, यानी कि हमें रोज योगा करना चाहिए. जरूर जरूर. योग करने से काफी सारे फायदे होते हैं. आपके शरीर भी तंदुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त के साथ साथ आपके काम में मन लगा रहेंगे. तो हमें इसीलिए योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए. जी, अब हमारे हाफलोंग पुलिस स्टेशन में कैदियों के लिए इंस्ट्रक्टर रह चुका है. तो जेल में कैदियों को किस तरह का योगासन कराया जाता है. जेल के कैदियों को सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज कराया जाते हैं, उसके बाद सूर्य नमस्कार और उसके बाद स्टैंडिंग एक्सरसाइज, फिर सिटिंग एक्सरसाइज और आखिरी में मन की शांति के लिए प्राणायाम करवाते थे. अच्छा जी, कैदियों को योग कराता है, उसका टाइमिंग कितना घंटे तक आप योग कराते हो उन्हें. विंटर में टाइमिंग अलग होता है और समर में अलग होता है. समर का टाइमिंग हो गया 6:30 to 8 AM और विंटर का टाइमिंग हो गया 7 to 9 AM. यानी कि 1.5 घंटे का योग कराते हैं. हाँ जी हाँ जी. ये कैदियों के लिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रयास है. हमारे हाफलोंग पुलिस स्टेशन वालों ने उनके लिए ये योगासन का सत्र रखा. कैदियों को योग कराने का मोटिव क्या हो सकता है. कैदियों को योग कराने का ये मोटिव है कि खराब सोच से दूर रखना, अच्छे इंसान बनाना, अच्छे सोच व्यक्ति बनाना और फ्री फ्रॉम टेंशन करवाना, कीप देम फ्री फ्रॉम डूइंग क्राइम्स और साथ ही साथ होमली एनवायरनमेंट बनाना. जी, कैदियों को योग कराने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको. जरूर, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर हम जब शुरू किए तब बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया, पर कंटिन्यू करते करते आसान हो गया सबको योगा सिखाने में. और कुछ कुछ है जो मैं बताना चाहूंगी कि किस किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. जी जी जरूर. सबसे पहले चैलेंज ये था कि वो लोग योगा करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि योगा का क्या बेनिफिट्स है, योगा करने से क्या अच्छा रहता है क्या नहीं, उनको पता ही नहीं था. तो सबसे पहले योग करने से वो लोग मना करते थे, फिर स्थिर नहीं हो पाते थे और बीच में योगा करते करते उठ के चला जाते थे. प्रैक्टिस नहीं होने के कारण उनके शरीर में बहुत स्टिफनेस रहते थे, जिसके कारण वो लोग मना करते थे. तो ये सब चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा है. हाँ, क्योंकि सबका सोच अलग अलग होता है और ऊपर से जेल में कैदियों को योग कराना एक बहुत ही बड़ा चुनौती है आपके लिए या कोई और इंस्ट्रक्टर के लिए भी हो सकता है ये. क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जेल में जो कैदिया होता है वो अलग अलग प्रकार के अपराध के कारण उन्हें बंद किया हुआ होता है, उनका मेंटल स्थिति ये सब जो है वो ठीक नहीं रहता है.
अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये योगा अभ्यास के माध्यम से कैदियों में कोई बदलाव देखने को मिला क्या आपको? हाँ जी, जरूर मिला है। योग करने से कैदियों को बहुत लाभ मिलता है, जैसे मन शांत रहते हैं, शरीर और मन स्वस्थ होने से अच्छा काम करने के लिए मन लगा रहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में इम्प्रूव होते हैं जी, बुरा काम करने से रुकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हुआ है। पहले उनमें बहुत प्रॉब्लम था, बट कंटिन्यूली योगा सिखाना शुरू किए तब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी आया है उनमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जेल में कैदियों को हफ्ते में कितने बार योग कराया जाता था? हाँ, सैटरडे और संडे और हॉलीडे को छोड़ के बाकी के दिन कंटिन्यू सिखाते थे। और उनमें से भी अगर कुछ कैदियों में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो तब ऑफ करते हैं, बाकी के दिन कंटिन्यूली करवाते थे। अच्छा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि योग के माध्यम से आज के युवा अपने करियर कैसे बना सकते हैं? मेरे ख्याल से हाँ, यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल बना सकते हैं करियर जी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि घर घर में जाके योगा सिखाना या योगा सेंटर खोलना। आजकल बहुत स्कूलों में योगा इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट दिया जाता है, उनमें अप्लाई करके भी आप योगा का करियर कर सकते हैं। और कई स्कूलों में जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, ऐसे स्कूलों में योगा इंस्ट्रक्टर दिया जाता है। आप चाहे तो उनमें अप्लाई करके भी आपका करियर बना सकते हैं। और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रियों में भी जाके काफी सारे लोग योगा सीखकर फॉरेन कंट्री में जाकर अपना करियर सेट कर रहा है। तो मैं आज के सभी युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप योगा के थ्रू से भी आपका करियर बना सकते हैं। जी, आज के जमाने में करियर के बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक योगा जो है वो योगा के माध्यम से हम अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि हमारे हबो जली जी ने बताया। और आजकल के जमाने में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गए सबके लिए, तो योगा को एक करियर के रूप में चुनना बहुत अच्छा एक तरीका होगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि फॉरेन कंट्री में जाके भी हम अपना योगा के माध्यम से करियर सेट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सबके लिए। अब सभी को योगा में भी अपना करियर बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल बनाना चाहिए। और करियर ही नहीं, आपका करियर के साथ साथ आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और आपका मन और तन भी अच्छा रहेगा जी, स्वस्थ रहेगा। दोनों तरफ से योगा में करियर बनाना बहुत फायदेमंद है। जी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और पहले हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा 21 जून 2015 में शुरू हुई थी। हम हबो जले जी से जानना चाहते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज जो हम मना रहे हैं उसका थीम क्या है? इंटरनेशनल योगा 2024 का थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि ये महिलाओं से जुड़ी थीम है। हाँ जी। हम आपसे जानना चाहें कि ये 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों चुना? जी, इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये 21 जून साल के सबसे लंबा दिन है, इसीलिए इंटरनेशनल योगा दिन के लिए 21 जून को चुना गया है। जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब हम जानना चाहेंगे कि योग में बहुत सारे आसन किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सूर्य नमस्कार एक योग में हम व्यायाम प्राणायाम आदि किए जाते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यायाम में जो सूर्य नमस्कार होते हैं तो सूर्य नमस्कार क्या है? हाँ जी, सूर्य नमस्कार शब्द सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी, सूर्य नमस्कार एक संस्कृत रूट्स से आया है। सूर्य जिसका मतलब सन एंड नमस्कार का मतलब ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। जी, ट्रेडिशनली पहले सूर्य नमस्कार इसलिए किया जाता है इन रेस्पेक्ट टू द सन। अभी भी सभी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, और मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि सूर्य नमस्कार करने से आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार 3 स्टेप या 4 स्टेप दिन में एक बार कर लेते हो, तो आपके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो काफी सारे दूर हो जाएंगे। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप सभी सूर्य नमस्कार दिन में जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जी, हम अपने श्रोताओं को
को ये बताना चाहते हैं कि सूर्य नमस्कार करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सूर्य नमस्कार का बारे में जब बोला था कि सूर्य नमस्कार करने से अगर दिन में आप 3 या 4 स्टेप भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि इम्प्रूव बॉडी पोस्चर, आपका शरीर का बॉडी पोस्चर जो है वो इम्प्रूव होंगे। साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी इम्प्रूव रहेंगे जी। और उसके साथ ही साथ आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और मेंटली आपका क्लियरिफाइड हो जाएंगे, मेंटल फ्रेश हो जाएंगे और आपका जो वेट मैनेजमेंट है उसमें भी आपका इम्प्रूव हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा जानकारी था सभी के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राणायाम का मतलब क्या है और प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ मिलती है। सबसे पहले प्राणायाम का मतलब है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेके धीरे धीरे श्वास लेना को प्राणायाम कहते हैं जी। और प्राणायाम रिलैक्स करते हैं माइंड और स्ट्रेस stimulate for asthma which in turn may reduce asthma attack। आप प्राणायाम ज़्यादा करेंगे तो आपका अस्थमा का प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। जी। प्राणायाम हमारे पूरे श्वास के द्वारा यानी कि सांस के द्वारा किया जाता है। हाँ जी। अस्थमा ठीक हो सकता है प्राणायाम से और साथ ही साथ उसके कई सारे बेनिफिट्स है। जैसे स्ट्रेस रिलीवर भी कहा जाता है प्राणायाम को और इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट अप करते हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं जी। और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ हाइपर टेंशन। आप ज़्यादा प्राणायाम करेंगे तो आपका मन जो है शांत रहेंगे जिसके कारण आपका टेंशन से भी दूर रहेंगे, टेंशन कम होंगे आपका। सो आपको प्राणायाम भी जरूर अभ्यास करना चाहिए। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी। आज के कार्यक्रम का हम अंत में पहुंच चुके हैं। अब हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं आज हमारे लिसनर और हमारे सभी दोस्तों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अभी के जनरेशन बहुत ऑफिस का वर्क हो गया, घर का काम काज हो गया, बहुत सारे काम होता है, बहुत बिजी लाइफ है सबके लिए। पर अर्ली मॉर्निंग उठ के आप अभ्यास योग का 1-2 स्टेप भी अभ्यास कर लेते हैं, जो शरीर है उसमें कहीं बदलाव आ जाएंगे। तो मैं सभी युवा और सभी माता पिता और सभी सुनने वालों को ये संदेश देना चाहूँगी कि योग अभ्यास के करना चाहिए और सिर्फ 21 जून को ही नहीं, हमेशा करना चाहिए। और ज़्यादा बिजी है तो हफ्ते में 3-4 दिन कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉट ओनली इन 21 जून, आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका शरीर में ज़रूर लाभ मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्टली, आज आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझे योगा के बारे में आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का सुविधा दिया। इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे टीम को तहे दिल से थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इंटरनेशनल योगा डे कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको योगा के बारे में बहुत जानकारी मिली होंगी। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।